दिन बचे हुए एग्जाम से पहले ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़े जाएं, या फिर ऐसा कहा जाए कि ये 20% टॉपिक अगर हम पढ़ लें तो ये जो है 80% मार्क्स को कवर कर दे। उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए कि भाई लास्ट टाइम चल रहा है और उसमें आपके पढ़ने का जो टॉपिक है वो सिर्फ उस चीजों पे फोकस होना चाहिए जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। नेफ्रॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, इसके ऊपर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपने एनसीईआरटी का रिवीजन आपने कर लिया तो ये आपके इजी है और स्कोरिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। योगेश चंद्र शुक्ला, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। और हम बात करने जा रहे हैं कि यार अगर अब कुछ दिन बचे हुए एग्जाम से पहले ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़े जाएं, या फिर ऐसा कहा जाए कि ये 20% टॉपिक अगर हम पढ़ लें तो ये जो है 80% मार्क्स को कवर कर दे। मतलब गजब बात है कि यहां पर टॉपिक जो है हमें बहुत कम, मतलब आखिरी में देखो यार, है तो पूरा सिलेबस ही 32 चैप्टर पढ़ने होते हैं, साल भर हम आपको डिटेल में पढ़ाते भी हैं, पर सवाल ये है कि असल में 20% टॉपिक ही जो है वो 80% मार्क्स गेन करवाते हैं। रीजन ये, जैसे आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन को उठा के देख लो, आप उसके अगर एक चैप्टर से 3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis से आ रहे हैं, मतलब वो उसका हॉट टॉपिक हो गया। ठीक है, जेनेटिक्स से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको ज्यादा वेटेज देते हैं। और मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि यार लास्ट कुछ दिन है, मान लेते हैं लास्ट 5 डेज हमारे पास में है, सो 5 डेज में सिर्फ वो जो ना हाई यील्ड चीजें करनी चाहिए, मतलब उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए कि भाई लास्ट टाइम चल रहा है और उसमें आपके पढ़ने का जो टॉपिक है वो सिर्फ उस चीजों पे फोकस होना चाहिए जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। ये आपको तैयार करके रखना है और इन चीजों का मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, आप इसे रिवाइज करेंगे, आप इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके ऊपर पीवाईक्यू उठा के देखेंगे और आपको कुछ बेहतर मिलेगा। सो नीट बायोलॉजी का अगर आप फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ डाला है आपने और एक आखिरी रिवीजन अगर आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होंगे, कौन से हाई जिसमें ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा प्रश्न बनेंगे, वो प्रश्न क्या हो सकते हैं, लास्ट स्मार्ट रिवीजन क्या हो सकता है, और मैक्सिमाइज स्कोर इन बायोलॉजी कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि आखिरी दिनों में इन चीजों को जरूर देख लेना, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सबसे पहला फोकस होना चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, सो हमारे पास मानव कार्यकी ये जो चैप्टर है, कार्यकी, ये बढ़िया चैप्टर है। इसके ऊपर बढ़िया 7 से 8 क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं। सो 7 to 8 क्वेश्चन यार यहीं पे नहीं रखे होते हैं। ये 5 चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देंगे। आप इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेंगे, बट यहां पर आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये वाला चैप्टर है, आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं एकीकृत तंत्रिकीय नियंत्रण वाला जो चैप्टर है ये आपको पढ़ेंगे, नियंत्रण। इसके अलावा हार्मोन्स वाला चैप्टर, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन कौन सा केमिकल हमारे लिए जिम्मेदार है। इसके बाद कार्डियक साइकिल, मतलब हार्ट वाला टॉपिक हमारे पास में अगर आप जाएंगे, सो डायरेक्टली याद रखना है कार्डियक साइकिल पढ़िए, ईसीजी को पढ़िए, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। और लास्ट पॉइंट नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, की नेफ्रॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शन क्या है, इसके ऊपर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। अगली कहानी पे चले, अब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे जाइए, तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप किसी भी चैप्टर में कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 चैप्टर तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले मेंडल लॉ एंड क्रॉस, उसके जो मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ये वो वगैरह वगैरह, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, जितने भी नियम हैं सब आपको पढ़ना है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, प्रतिलिपिकरण के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में यानी अनुलेखन के बारे में, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन के बारे में पता होना चाहिए। लैक ओपरॉन, वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ये एवोल्यूशन का, और एवोल्यूशन की थियरीज कौन कौन सी है ना। जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक चयन के ऊपर हमेशा सवाल आते हैं, है ना, प्राकृतिक चयन के ऊपर में हमेशा सवाल आते हैं। इसके बाद जो क्या बोल सकते हैं, वर्णात्मक, मतलब क्या बोलते हैं उसे, या सेलेक्टिव, मतलब जो भी उनके पास चेंजेस आते हैं, है ना, और इसमें डार्विन्स, आपका लैमार्क्स, आपके इन सब के रूल्स जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। हार्डी विनबर्ग आपने पढ़ा ही हुआ है, इनके ऊपर सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इनको एक बार लास्ट पॉइंट पे रिवीजन जरूर करें। फिर हम पहुंचते हैं अगला पार्ट, इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी परितंत्र वाला जो चैप्टर हमारे पास में है भाई, ये 3 चैप्टर जो हमारे पास में, पारिस्थितिक तंत्र वाला, ये 3 चैप्टर है, अच्छे हैं,
सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपने एनसीईआरटी का रिवीजन आपने कर लिया तो ये आपके इजी है और स्कोरिंग है। मतलब एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। सोचो एकदम इजी इजी पार्ट है, कुछ साइंटिस्ट पढ़ना है, कुछ कहानियां पढ़नी है और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़िए कि परितंत्र की संरचना कैसी है, कौन क्या है, सब चीज पढ़ना। एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, 10% रूल जो हम पढ़ते हैं। पिरामिड्स कौन कौन से कैसे बनेंगे ये है। बायोकेमिकल साइकिल कौन कौन से है, बायो जियोकेमिकल साइकिल कौन कौन सा हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। वही पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें आप पढ़ेंगे कि भाई सहभोजिता है ना, सहभोजिता बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर में, तो बढ़िया क्वेश्चन आता है इस पे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे आएंगे तो यार यहाँ पे इन सीटू को आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। XC2 को आप पढ़ लीजिए। पृथ्वी का कहानी कहां पे हुई थी, सहभोजिता हो गई, परजीविता हो गई। इन चीजों को एक एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिए तो आपके मार्क्स जो है ज्यादा गेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एक बढ़िया चैप्टर है। आप इस चैप्टर के दो चैप्टर ओवरऑल बनते हैं और इस पे आप हम 6 से 7 क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी कह सकते हैं 2 चैप्टर से। तो सोचो ये बढ़िया मतलब हमारे सामने एक ऑप्शन हुआ ना। इसमें क्या क्या पढ़ना है भाई, टूल्स के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिए। वेक्टर यानी वाहक कैसा है, वाहक के ऊपर जरूर सवाल बनाइए कि यार रेट्रोवायरस किसके लिए वाहक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्रिम्निफेशन किसके लिए वाहक है, टीआई प्लाज्मिड किसके लिए वाहक है। ये सब चीजों पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जीन गन कैसे यूज होता है, पीसीआर की टेक्निक के ऊपर में कह सकते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, हम कैसे इंसुलिन बनाते हैं, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ यूज होता है। एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हम आते हैं रिप्रोडक्शन, ये भी वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन आता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रोग्राम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या क्या यूज करते हैं, और इसका वन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन है। इस पे आप 2 चीजें जरूर पढ़ लीजिए। एक तो गर्भ निरोधक पे सवाल जरूर आएगा, गर्भ निरोधक कौन कौन से हैं, ये विधियां जितनी भी हैं ये आप जरूर पढ़ लीजिए। और दूसरा टेस्ट चीज जो आती है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में भी जरूर जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, ZIFT GIFT ये वो वगैरह वगैरह। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन पे जरूर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। शुक्राणु जनन और आप अंडाणु जनन पे जरूर सवाल बना लीजिए। इतना टॉपिक आपको बहुत बढ़िया नंबर लाने पे हेल्प करेगा। और इस टॉपिक पे आएंगे तो फ्लावर की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आपसे जो सबसे बड़ा सवाल आएगा वो है दोहरा निषेचन, वन ऑफ फेवरेट प्रश्न इस चैप्टर का। और इस पे फिर आपका कर सकते हैं एक और चीज, अगर आप पढ़ने की कोशिश करिए तो बीजाणु जनन। अच्छा, पुष्प की संरचना में 2 चीजें भी हो सकती हैं। एक तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव संरचना, फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना, परागकण, ये वो सब कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है। एक पॉइंट पे आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी है बेटा जी, वैसे तो देखने में बहुत टफ लगने वाला ये चैप्टर, पर इसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो बढ़िया से हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण के पद, फोटोसिंथेसिस के पद और उसके कौन कौन से साइकिल है जरूर पढ़िए। श्वसन के पाथवे पूरा फॉलो करिए कि श्वसन पाथवे कैसे हो सकता है। प्लांट के हार्मोन्स को पढ़िए, उनका पूरा ट्रिक बना लीजिए कि ये इसमें इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएगा। एंड इसके बाद ये 3 चीजों पे आपको फोकस अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा काम बन जाएगा बेटा जी। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट हार्मोन की तीनों कहानी। फिर अब सेल बायोलॉजी, ये भी वन ऑफ फेवरेट प्रश्न है, चैप्टर बन गया है। सेल ऑर्गेनेलिज एंड उनके फंक्शंस को जरूर पढ़िए। देखो कुछ नहीं करना है भाई, सबके बारे में नाम लिखिए कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या काम करता है, मतलब इसका कार्य, इसकी संरचना थोड़ा देख लीजिए कि किसी के पास झिल्ली है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास ये है, और उसके बाद कार्य, इतना ही काम करना होता है। ज्यादातर डिटेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा डिटेल क्लोरोप्लास्ट, थोड़ा डिटेल जो है वो क्या बोलते हैं गोल्जी बॉडी, बस इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा आता है। बाकी सब पे तो इजी इजी पॉइंट बनते हैं। तो यार इनके संरचनाओं को देखिए कि संरचना की क्या खास बात है, किसकी आंतरिक झिल्ली के बारे में बोल रहा है, किसकी बाहरी झिल्ली के बारे में बोल रहा है, कौन टोनोप्लास्ट है, किसके पास RER है, किसको SER है, कौन प्रोटीन बनाता है, कौन लिपिड बनाता है, यही चीज पढ़ना, उसके काम को फंक्शन करना है। फिर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये तो बेस्ट चैप्टर माना जाता है मेरी तरफ से कि यार आप 2 ही टॉपिक है, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन, आप उस पर पढ़ के आप 3 से
4 क्वेश्चन बना ले तो अब क्या हो सकता है। तीसरे नंबर पे बायोमोलिक्यूल्स को जरूर रिवीजन करिए, कौन कौन वृहद है, कौन कौन छोटा है, कौन किससे बनता है। जब आप पूरी बायोलॉजी पढ़ चुके हैं तो चैप्टर आप लोग के लिए बहुत आसान हो सकता है। और उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा काम करता है, झिल्लीबद्ध तंत्र जो काम करता है, इसमें कौन कौन है, ये भी आप सेल बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे लास्ट पॉइंट पे बोला जाए कि एनसीईआरटी का फोकस सबसे ज्यादा आपके मूवमेंट पे क्या होना चाहिए, डायग्राम जरूर पढ़िए और आपने जो लेबलिंग की है वो जरूर पढ़िए। तो डायग्राम पे क्या किसको क्या क्या बना के रखा हुआ है, क्या नाम है उसका, कोई बड़ा अक्षर कोई छोटा अक्षर, जरूर पढ़िए। टेबल्स एंड एग्जांपल्स को जरूर पढ़िए, टेबल्स खासकर जैसे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के टेबल्स हैं, इनको जरूर पढ़िए। खाद्य उत्पादन और वृद्धि की कार्य नीतियां जो होती हैं हमारे पास में, वो चैप्टर है, सॉरी माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है कि सिट्रिक एसिड किससे बनता है क्या, ये जरूर पढ़ लीजिए। पिरामिड्स पढ़ लीजिए, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डायग्राम पढ़ लीजिए, पुष्पीय पादपों के डायग्राम पढ़ लीजिए, तो ये चीज आपके लिए बहुत काम आ जाएगी। एनसीईआरटी हाईलाइटेड लाइट जो आपने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है उन लाइन को पढ़िए और पीवाईक्यू के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो ये आखिरी मोमेंट पे आपके बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनल स्ट्रेटजी आपके पास सिंपल क्वेश्चन है कि बेटा जी आपने जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। नए टॉपिक को बिल्कुल नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेंसी पे, मतलब बार बार अपनी परिपक्वता पे, अपनी दृढ़ता पे, बार बार एक्यूरेट आपको जो चीज दिख रही है वो चीज कितना सही सवाल कर रहे हैं। मतलब एक बार आपसे कोई क्वेश्चन आपने देखा, दूसरी बार उसी टॉपिक से संबंधित जब प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे तुरंत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और एट द लास्ट आपको अपने आप को बहुत सुदृढ़ रखना है, काम रखना है, शांत रखना है और कॉन्फिडेंट रखना है ताकि आपका एग्जाम बढ़िया से जाए। और ये हमारा आज का प्रोग्राम हो गया। तो मैं आपसे बस इतनी बात कह रहा हूं कि आप सब चीजें पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, पर हर चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे भी अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आपको ये चीज पता होगी कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं चीजों को बार बार पढ़िए, दोहराइए, बार बार रिवाइज करिए, आपका पॉइंट पूरी तरह से बन जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। आपको अभी कोई और भी परेशानी एग्जाम के टाइम पे हो रही तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।